हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस। तो अभी हम मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पिछले वीडियो में हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा था, गुलाम वंश में। ठीक है, गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बलबन के उत्तराधिकारी। ठीक है, बलबन के उत्तराधिकारी में सबसे पहला नाम आता है काई खुसरो का। ठीक है, अब ये काई खुसरो कौन था? ये काई खुसरो जो था, इसको बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, काई खुसरो को। ठीक है, ये बलबन के द्वारा घोषित किया हुआ उत्तराधिकारी था। बलबन के द्वारा, ठीक है, लेकिन इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पे बैठाया गया गद्दी पर कैकुबाद को। ठीक है, किसको? कैकुबाद। और इसको बैठाने वाला कौन था? दिल्ली का कोतवाल। क्या नाम था दिल्ली के कोतवाल का? उसका नाम था फखरुद्दीन। ठीक है, ये फखरुद्दीन जो था, इसी ने साजिश करके, ठीक है, काई खुसरो को गद्दी पर से हटा दिया और कैकुबाद को बैठा दिया। ठीक है, साजिश के द्वारा। तो ये जो कैकुबाद था, इसकी उम्र करीब 17-18 साल थी और ये राज्य के शासन, प्रशासन और राजपाट के बारे में इसको कुछ नहीं पता था, पूरी तरह से अनभिज्ञ था। ठीक है, अनभिज्ञ था राज्य के कार्यों से। ठीक है, राज्य के कार्यों से, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, ठीक है, प्रशासन हो या फिर राज्य की व्यवस्था हो। ठीक है, राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य की व्यवस्था कैसे की जाती है, शासन कैसे किया जाता है, प्रशासन कैसे किया जाता है, इन सब की जानकारी इसे नहीं थी। और ये अभी नया नव युवक था, नया लड़का था, इसको जीवन के बारे में भी बहुत कुछ नहीं पता था। तो इसी का फायदा उठाया निजामुद्दीन ने। ठीक है, किसने? निजामुद्दीन। अब ये निजामुद्दीन कौन था? ये एक रईस था और इस फखरुद्दीन का दामाद था। ठीक है, ये जानकारी जल्दी किसी चैनल में या किसी बुक में आपको मिलेगी नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, मेंस को कवर करेगा ये। ठीक है, प्री के बहुत कम क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, निजामुद्दीन जो था, ये फखरुद्दीन का दामाद था। तो इसने कैकुबाद की अनभिज्ञता पर अपना फायदा उठाया। ठीक है, कैकुबाद को इसने विलासितापूर्ण बना दिया। अब इसके बाद कैकुबाद जो था, ये विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो गया, ये विलासिता में जीवन बिताने लगा। ठीक है, कैकुबाद जब विलासिता में आ गया तो राज्य का पतन होना शुरू हो गया, डिक्लाइन ऑफ मुगल वंश। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है डिक्लाइन ऑफ, सॉरी मुगल वंश नहीं, गुलाम वंश। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ गुलाम वंश। ठीक है, यहाँ से गुलाम वंश का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो कैकुबाद जो था, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था और निजामुद्दीन इसका फायदा उठा रहा था। इस क्रम में कैकुबाद जो था, ये सिर्फ नाम का राजा रह गया था, नाम का राजा। असली राजा कौन हो गया था? असली शक्ति थी निजामुद्दीन के हाथ में। लेकिन अब ये निजामुद्दीन भी सुल्तान बनना चाहता था, ये बार बार साजिशें करता रहा। तो इन सब की जानकारी मिली कैकुबाद के पिता को। ठीक है,
ये कहाँ रहते थे? बंगाल में। कैकुबाद के पिता को जानकारी मिली, ठीक है, कहाँ रहते थे? बंगाल में, ठीक है। और कैकुबाद के पिता का नाम था बुगरा खान, ठीक है, बुगरा खान। तो अब जब बुगरा खान को इसकी जानकारी मिली कि हमारा बेटा जो है कैकुबाद, ये राज्य शासन व्यवस्था सही से नहीं चला पा रहा है, ये विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है और राजकाज से इसको कोई मतलब नहीं है और निजामुद्दीन इसका फ़ायदा उठा रहा है, तब उन्होंने इसको समझाने के लिए बहुत सारे पत्र लिखे, ठीक है, कई सारे लेटर्स लिखे, खत लिखे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कैकुबाद नहीं बदला। तो कैकुबाद को बदलने के लिए, उसको सुधारने के लिए बुगरा खान सेना लेकर बंगाल से चल पड़े, ठीक है। बंगाल से चले बुगरा खान, ठीक है, सेना लेके इधर चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तब ये दिल्ली में बैठा था कैकुबाद, इसको पता चला कि मेरे पिताजी आ रहे हैं मुझसे लड़ने के लिए सेना लेकर, तो ये भी इधर चल पड़ा। तो ये दोनों चलते चलते पहुँचे अयोध्या के पास, ठीक है। अयोध्या के पास जब पहुँचे तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते थे और निजामुद्दीन तो यही चाहता था कि दोनों लड़ जाएं, ठीक है, और लड़ के ख़त्म हो जाए, राजा मैं बन जाऊं। लेकिन कई रईसों ने अपना पूरा प्रयत्न किया। निजामुद्दीन तो शासक बनना चाहता था, लेकिन कैकुबाद और बुगरा खान के भी कई सरदार, कई रईस जो थे उनके विश्वास पात्र थे, उनके करीबी थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो कई रईसों के प्रयास से अयोध्या के पास पिता पुत्र का मिलन हुआ, कैकुबाद और बुगरा खान, ठीक है। कैकुबाद और बुगरा खान दोनों मिले और साथ में अयोध्या के पास वहीं पर 3 दिन तक रहे एक साथ। और इस बुगरा खान ने अपने बेटे कैकुबाद को कई चीज़ें समझाई कि ऐसा मत करो, राजकाज चलाओ, ठीक है, ये सब कुछ समझाया। तो कैकुबाद वहाँ पे तो कहा हाँ ठीक है, ऐसा है, ठीक है, हम सही हो जाएंगे, लौट आया फिर दिल्ली। लेकिन दिल्ली में आने के बाद फिर बदल गया, वो फिर से वही विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगा, ठीक है। लेकिन कैकुबाद ने एक बात इनकी मान ली, बुगरा खान की कही बात, कि बुगरा खान ने कहा था कि निजामुद्दीन से दूर रहा करो, कैकुबाद को कहा था, तो वो अब निजामुद्दीन से दूर रहने लगा। निजामुद्दीन से दूर हो गया और इसके बाद निजामुद्दीन को जहर दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे निजामुद्दीन की कहानी ख़त्म हो गई। अब जब निजामुद्दीन की कहानी ख़त्म हो गई तो इसके बाद कई और सरदार विकास किए, उनका उद्भव हुआ, ठीक है। तो आगे जो इमर्जिंग सरदार थे उनके नाम बता रहा हूँ आपको। कई सरदार उभरे निजामुद्दीन के बाद जो सत्ता तक अपनी पहुंच स्थापित करना चाहते थे। एक था उनमें से मलिक कच्चन, ठीक है, क्या नाम था? मलिक कच्चन। और दूसरा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तीसरा नाम था मलिक एतबार सुरखा, ठीक है। 3 सरदार बहुत तेजी से उभरे, ठीक है। मलिक कच्चन,
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और मलिक एतबार सुरखा। इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यही वो शख्स है जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया था। अभी ये गुलाम वंश जब ख़त्म नहीं हुआ उस समय ये है सेनापति, कैकुबात का यह सेनापति था, ठीक है, कमांडर ऑफ आर्मी। लेकिन अब इन तीनों के बीच सुल्तान बनने के लिए होड़ लग गई, क्योंकि राजा तो कमज़ोर था और निजामुद्दीन भी मारा जा चुका था। तो उसके बाद अब इन तीनों में संघर्ष शुरू हो गया। तो ये मलिक एतबार सुरखा जो है ये जलालुद्दीन खिलजी को मरवाना चाहता था और ये पता चल गया इसको कि ये मुझे मरवाना चाहता है। तो इन्होंने साजिश रची और इन्होंने प्रयास किया कि ये मारा जाए। तो इन दोनों संघर्ष में ये खिलजी जो था ये विजयी हुआ और ये मारा गया, ठीक है। अब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मलिक एतबार सुरखा को मार दिया। अब सबसे बड़ा सरदार और सुल्तान का सबसे करीबी सरदार ये हो गया। और हालांकि अब इस बीच में इस संघर्ष के पहले कैकुबाद को लकवा मार चुका था, कैकुबाद को, ठीक है, कैकुबाद को लकवा मार चुका था। और कैकुबाद की जगह पे सिंहासन पर बैठा था 3 साल का बच्चा, उसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है, शमसुद्दीन क्यूमर, ठीक है। ये वयस्क व्यक्ति नहीं था, ये 3 साल का बच्चा था, ठीक है। इसको रईसों ने यानी कि सरदारों ने, ठीक है, उन्होंने बैठाया था। हालांकि जो 40 सरदारों का दल जो था वो तो ख़त्म हो गया था, बलबन ने समाप्त कर दिया, लेकिन सरदार अभी भी ताकत में थे बलबन के बाद भी, ठीक है। तो वो सरदार जो थे उन्होंने कैकुबाद को हटाकर शमसुद्दीन क्यूमर को बैठा दिया। और हालांकि शमसुद्दीन क्यूमर सिर्फ नाम का राजा था, 3 साल का बच्चा वो क्या करेगा, तो सरदार ही पर्दे के पीछे से सिंहासन चलाते थे। तो उन्हीं सरदारों में जब सत्ता के लिए होड़ मची तो जलालुद्दीन खिलजी जीत गया। इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर का संरक्षक पद स्वीकार किया। ये संरक्षक बन गया इसका, ठीक है, कि हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तुम शासन करो। 3 साल के बच्चे को तो कुछ समझ है होगी नहीं राज के बारे में, तो ये संरक्षक बन गया। नाम के लिए ये राजा, असली राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन फिर अब 3 महीने बाद, ठीक है, इस शमसुद्दीन क्यूमर की हत्या कर दी गई। किसने हत्या कराई? इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है। इसने शमसुद्दीन क्यूमर की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, खुद राजा बना। किस ईस्वी में? 1290 में, ठीक है। ये 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा बन गया। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार रहा गुलाम वंश का पतन, ठीक है, गुलाम वंश का पतन हो गया और खिलजी वंश की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।